दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के टॉपिक को पूरी तरह कवर करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे। बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सामान्य टॉपिक है प्रधानमंत्री। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है तब भी ये वहाँ पर आपके लिए यूज़फुल होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, राज्य यानी कि पूरे देश की बात करते हैं, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होता है, एक प्रमुख व्यक्ति होता है। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सरकार का एक प्रमुख व्यक्ति होता है। ध्यान से समझिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही पाए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, ये नाम मात्र का शक्तिशाली व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी ये नाम मात्र का ही सही, लेकिन फिर भी ये पूरे स्टेट का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो सारी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं और सरकार का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, एक जो देश में सरकार होती है तो उसका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है और उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं। तो मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे क्या बातें कैसे हैं तो इसको समझ लेते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर दोस्तों हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में 75 में आर्टिकल 75 में साफ साफ ये मेंशन किया गया है, बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा उसके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कह दिया है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ऐसा संविधान में कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर बात को समझिए, राष्ट्रपति केवल या सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। वो व्यक्ति, वो दल जिसके नेता को बहुमत प्राप्त है लोकसभा में। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि बहुमत प्राप्त दल के, बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सिंपल सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने में से एक व्यक्ति को अपना नेता नियुक्त कर देती हैं। जैसे कि बीजेपी ने पीएम मोदी को अपना नेता माना है, बीजेपी ने पीएम मोदी को, जो मोदी हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अपना नेता माना है। तो अब राष्ट्रपति देखता है कि ये जो पीएम, ये मतलब ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इनकी पार्टी को पूरा का पूरा जो बहुमत है वो मिला हुआ है लोकसभा के अंतर्गत और ये उस पार्टी के नेता हैं और इसीलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को नियुक्त उन्होंने किया दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में। सिंपल सा आप मतलब समझिए कि लोकसभा में जिस भी दल के नेता को बहुमत मिला हुआ है, जिस भी इंसान के पास बहुमत है, मेजोरिटी है, जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा सीटें हैं अगर लोकसभा की, तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं होता। आप ध्यान से समझिए, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं होता। सिंपल सी बात है, 50% से ज़्यादा सीटें जीतनी होती हैं, लेकिन कई बार एक पॉलिटिकल पार्टी 100 से ज़्यादा भी सीट नहीं जीत पाती और किसी भी पार्टी को बहुमत मतलब लगभग इतनी सीट नहीं होती कि वो अपनी सरकार बना पाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो इसीलिए अब यहाँ पे बात को समझिए, राष्ट्रपति कब अपने विवेक, अपने विजडम या दिमाग से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। अब इस पर थोड़ा सा आप इस बात को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कब स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। नॉर्मली जो लोकसभा का कोई भी सदस्य है तो किसे नॉर्मली वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर है कि जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता उस समय राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जिस पर उसे विश्वास है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति कब अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम लेते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर साफ है, जब किसी भी दल को, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिस पर उसे विश्वास होता है कि वो जल्द से जल्द अपना बहुमत पेश कर देगा संसद में। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा जो दल होता है, जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, भले ही उसके पास बहुमत नहीं है लेकिन ज़्यादा सीटें हैं, तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री क्या करता है,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और कहता है कि 1 महीने के अंदर आप विश्वास मत, मतलब एक जो संसद की अधिकतर जो सीटें हैं 50% से ज़्यादा, आप हमें विश्वास दिलवाइए कि आपके पास 50% से ज़्यादा बहुमत संसद में है और आप फिर प्रधानमंत्री बने रहेंगे अपने पूरे कार्यकाल तक। तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, तब राष्ट्रपति नॉर्मली जो सबसे बड़ा जो दल का नेता होता है या जो गठबंधन का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है अपने विवेक से काम लेते हुए। बट हाँ, फिर भी वो देख लेता है कि अगर इसके पास ज़्यादा सीटें हैं तो मैं इसी को चुन लेता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये अपना विश्वास मत लोकसभा में पेश कर देगा और उसको 1 महीने का टाइम भी दे देता है। जैसे कि आपको याद नहीं है बट मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मली अभी जो वाजपेयी जी थे, बीजेपी के जो प्रमुख नेता थे वाजपेयी जी, अब इनको भी एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता और उनसे कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत कीजिए और प्रधानमंत्री वाजपेयी असफल हो जाते हैं अपना विश्वास मत प्रदर्शित कर पाने में, इसलिए फिर उनको हटा दिया जाता है प्रधानमंत्री के पद से, फिर दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। तो यही है कि जिसने सरकार बना ली तो बना ली, अगर सरकार नहीं बनी फिर उस टाइम पीरियड में फिर चुनाव दोबारा होते हैं। अब 1979 में मोरारजी देसाई के पतन के बाद राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह, गठबंधन के जो नेता थे उस समय, चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए, मोरारजी का कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था लेकिन उनकी सरकार गिर जाती है क्योंकि वो अपना बहुमत लोकसभा में खो बैठते हैं। अब उसके बाद जो गठबंधन के जो नेता होते हैं वो चरण सिंह होते हैं, तो चरण सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद उससे कहा जाता है उस व्यक्ति से कि आप अपना विश्वास मत पेश कीजिए, आप अपना विश्वास मत पारित करवाइए लोकसभा से। अगर लोकसभा से आपका विश्वास मत पारित हो गया तो उसका मतलब यह है कि आपको बहुमत प्राप्त है। इसके साथ ही एक दूसरी स्थिति है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो राजीव गांधी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे सिंपल सी बात को समझिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इस टॉपिक में हमने बात को समझा कि आर्टिकल अगर हम 75 की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति आती है जब राष्ट्रपति अपने दिमाग का सहारा लेते हुए, जब अपने सूझबूझ से सहारा लेते हुए स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वो सिचुएशन क्या है, तो इसको समझो कि जब किसी भी पार्टी को, जब किसी भी दल को बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता कि वो अपनी सरकार बना सके, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है और किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। नॉर्मली वो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास ज़्यादा सीटें हों या जो सबसे बड़ा दल हो या जो गठबंधन का नेता हो उसे। इसके साथ ही एक स्थिति ऐसी भी आती है जब अचानक किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेते हुए प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कर सकता है, जैसे कि राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था 1984 में। अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कहा गया है, यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो सन 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और एक उचित समय सीमा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोर्ट ने भी जाहिर तौर पर 1980 में कहा था, हाई कोर्ट ने दिल्ली के, कि जो राष्ट्रपति है उसको एक सलाह के तौर पर कहा था, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कह दिया, एक सलाह के तौर पर कहा कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति से बहुमत सिद्ध करने को कहना चाहिए। नॉर्मली दो बातें हो सकती हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया, सलाह दी गई। देखो, कई बार ऐसा भी होता था कि पहले देख लिया जाता था कि जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके पास बहुमत है या नहीं, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दो, उसके बाद उसको एक समय सीमा दे दो कि आपको इसमें अपना विश्वास मत, अपना बहुमत सिद्ध करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट को खाली रखना ठीक नहीं होगा।
इसीलिए राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए और फिर उससे कहना चाहिए भाई देखो आप यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हो देश के, बट आपको अभी अपना बहुमत सिद्ध करना है क्योंकि अभी तक आपका बहुमत स्पष्ट रूप से आपके पास अभी बहुमत नहीं है। तो क्या होगा, फिर एक विश्वास मत लाया जाएगा लोकसभा में, उसको पारित कराया जाएगा। अगर वो पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री के पक्ष में हैं। अगर वो पारित नहीं हो पाता है तो जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि लोग उसके पक्ष में नहीं, उसके पास बहुमत नहीं है। अब कई सारे सिचुएशन आइए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, तो कई बार जैसे कि 1979 में चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको अपना बहुमत पेश करना है। इसके साथ ही वीपी सिंह को भी ऐसे ही उनकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई थी, उनको प्रधानमंत्री पहले नियुक्त किया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि आप अपना बहुमत स्पष्ट कीजिए। चंद्रशेखर को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था ऐसे ही। तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, कोई व्यक्ति है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वो अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है। मतलब ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो जो कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है 6 महीने के लिए। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर उसे सदस्यता मिल जाती है सांसद की या राज्यसभा या लोकसभा में, वो अपनी सदस्यता स्थापित कर लेता है, अगर वो कहीं से वोट जीत जाता है तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, अन्यथा वो प्रधानमंत्री की सीट से हट जाएगा। लेकिन फिर भी 6 महीने तक एक व्यक्ति बिना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हुए भी प्रधानमंत्री रह सकता है। जैसे कि अभी सिंपल सी बात को समझिए, जैसे कि अभी रिसेंट आपने देखा कि जो राहुल गांधी है उसकी सदस्यता हटा दी गई थी। ठीक है, अभी वो कोर्ट वगैरह में भी लड़ाई भी हो रही, मतलब केस भी फाइल किया गया है, आगे भी कार्यवाही, लेकिन फिर भी अभी जो लोअर कोर्ट था उसके द्वारा उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, अब वो सांसद नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो राहुल गांधी है वो सांसद नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है तो कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब वो बात अलग है कि वो बने ना बने, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर वो बन गए प्रधानमंत्री तो 6 महीने तक ही वो अपनी सीट पर बने रहेंगे। अगर इन 6 महीनों के अंदर वो किसी सीट से जीत कर आ जाते हैं तो वो एक सांसद बन जाएंगे और सांसद बनने के बाद वो सीट परमानेंट हो जाएगी उनकी 5 सालों के लिए। बात को समझिए, नॉर्मली कई सारे जो जो एमपीज़ वगैरह होते हैं उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है कई बार, तो लेकिन फिर वो सीट जीत जाते हैं किसी इलाके से और वो फिर प्रधानमंत्री की सीट पर बने रहते हैं। अगर हम शपथ और पदवी और वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जो मंत्री होता है ना, मंत्री स्तर का जितना भी कार्य होता है उसमें गोपनीयता की शपथ जरूर दिलाई जाती है। एक प्राइवेसी की शपथ दिलाई जाती है कि जो भी बैठक में बातचीत हो रही है उसको उजागर नहीं किया जाएगा मीडिया के सामने या जनता के सामने। तो गोपनीयता की भी एक शपथ दिलाई जाती है प्रधानमंत्री को। तो अपने पद की शपथ दिलाई जाती है और अपनी गोपनीयता की, जो भी मंत्रिपरिषद में जो भी कार्य है उसकी गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। कोई भी बात मीडिया में तभी बताई जाती है जब मंत्रिपरिषद में बात पहले हो जाती है, जब लगता है मंत्रिपरिषद को कि हमें इसे बताना है तब वो बताते हैं, नहीं तो नहीं बताते। प्रधानमंत्री का कार्यालय निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, परंतु राष्ट्रपति उसे तभी हटा सकता है जब लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त ना हो। अब संविधान की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का जो पद है, जो उसका जो मतलब कार्यकाल है, जैसे कि 5 वर्ष हम कहते हैं ना, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि 5 सालों का, स्पष्ट रूप से 5 सालों का ही कार्यकाल है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली कह रहा है, संविधान कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति का विश्वास उसको प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए उसे मतलब वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा दे। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त नहीं है तब। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बना रहता है। ठीक है, उससे पहले राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता। और सिंपल सी बात है, जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो प्रधानमंत्री का कोई चुनाव ही नहीं होता। अगर कई बार
अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते की, यानी कि जो भी उसका खर्चा है आने जाने का, कहीं भी उसका जो रहने का खर्चा है, उसके मतलब जितना भी नॉर्मली खर्च है, जो भी कामकाज प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो भी उसका खर्च हो रहा है वो, या उसकी जो सैलरी है, ये सब कुछ संसद के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है, हमने यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे अलग से समझाऊंगा आपको। नॉर्मली 12th में मेरे टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटिकल साइंस के टीचर ने, कि मुझसे नहीं, पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, प्रधानमंत्री को कौन चूज़ करता है, या प्रधानमंत्री का एक तरह से चुनाव कैसे होता है, या कौन चूज़ करता है, प्रधानमंत्री को कौन बनाता है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कौन बनाता है। तो हम मैक्सिमम लोगों ने जनता ही कहा कि जो जनता है वही प्रधानमंत्री को चुनती है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों प्रधानमंत्री का कोई ऐसा कोई इलेक्शन ही नहीं होता। जो इलेक्शन होते हैं वो तो लोकसभा के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री का कोई इलेक्शन होता ही नहीं है जनता के बीच में। ठीक है, जनता बस लोकसभा की सीटों के लिए वोट डालने जाती है। प्रधानमंत्री को चूज़ कौन करता है? तो सर ने हमारे आंसर दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चूज़ करती है प्रधानमंत्री को। जैसे कि कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस अपने में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चूज़ करेगी जीतने के बाद। जो बीजेपी है वो अपने में से जब वो जीत जाएगी, जब तब अपने में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चूज़ करती है। मतलब जो सांसद हैं, जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो चूज़ करते हैं कि हम में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता तो बस एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देकर आती है। वो बात अलग है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम राहुल गांधी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, इंसान को नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे प्रधानमंत्री बनाएं। तो यहाँ तक हमने यहाँ ये सारी बातें कर ली। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों की व शक्तियों की। तो प्रधानमंत्री के ना कई सारे कार्य हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में, और उसी तरह मंत्रिपरिषद के संबंध में राष्ट्रपति के भी कार्य हैं। प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो कई सारे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं। मंत्रिपरिषद होती क्या है? सिंपल सी बात है, जो मंत्रियों की परिषद, जिसमें मुख्य जो मंत्री होते हैं वही होती है मंत्रिपरिषद। जितने भी तरह के मंत्री हैं वो सभी वैसे शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, जो पूरी सरकार चलाते हैं। अब मंत्रियों की नियुक्ति की जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति से, तब जाकर राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है। बात को समझिए, राष्ट्रपति जो है वो मंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति तभी करता है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है। प्रधानमंत्री जो सिफारिश करता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करता है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों को जो मंत्रालय दिए जाते हैं वो भी प्रधानमंत्री की मर्जी से ही दिए जाते हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग जो मंत्रालय देना है, जैसे कि इस व्यक्ति को ये वाला मंत्रालय देना है, इस व्यक्ति को ये वाला मंत्रालय देना है। जैसे कि अनुराग ठाकुर है जो उसको खेल का मंत्रालय दे दिया है गया है, या जो निर्मला सीतारमण है उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई है, वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। तो ये सब क्या है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। वो बात अलग है कि भाई ज़मीनी स्तर पर आपसी जो प्रमुख नेता है वो बातचीत कर लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सहमति से ही होती हैं ये सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। वो कह सकता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए हमारी मंत्रिपरिषद से, या हमारे मंत्रिमंडल से, या हमारे कैबिनेट जितने भी मंत्री हैं उनमें से एक मंत्री को वो कह सकता है कि आप त्यागपत्र दे दो। अगर वो व्यक्ति त्यागपत्र देने से मना कर दे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह सकता है कि आप इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए। तो राष्ट्रपति उस मंत्री को, उस पर्टिकुलर एक मंत्री को बर्खास्त भी कर देगा। एक हो, दो हो, कितने भी, जितने प्रधानमंत्री कहेगा उतने को। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी कभी भी मीटिंग होती है मंत्रिपरिषद की सभी मंत्रियों की, तो उसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। इसके साथ ही जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, उनको डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, ये कार्य भी ये प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसके साथ ही त्यागपत्र देकर अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। दोबारा चुनाव भी करवाने पड़ सकते हैं। मंत्रिमंडल का ख़त्म होने का मतलब दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं। वो बात अलग है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रधानमंत्री को साइड करके आपस में एक सहमति बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नेता नियुक्त कर दे और उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ये चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपना, अगर उस
अपना त्यागपत्र देकर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करवा सकता है, ख़त्म करवा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, त्यागपत्र, मृत्यु, अगर प्रधानमंत्री की हो जाती है तो जो मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन दे दिया, और अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तब भी मंत्री परिषद जो है वो ख़त्म हो जाती है, विघटित हो जाती है, टूट जाती है पूरी तरह। यहाँ पे दोस्तों कई बार मैंने प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति कह दिया हो या राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री कह दिया हो। वैसे तो अभी तक मुझे लगता नहीं है मैंने कहा है, कहीं गलती से कह दिया हो मैंने, मुझे याद नहीं है, तो उसके लिए माफ़ करना और थोड़ा सा समझ लेना कि मैं कहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मली ठीक ही ये बातें समझ रहे होंगे। अब राष्ट्रपति के संबंध में भी कई सारे कार्य हैं प्रधानमंत्री के, इसको देख लेते हैं। जैसे कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को जानकारी देता है कई तरह की मंत्री परिषद के विनिश्चयों के बारे में। क्या होता है ना, देखो, मंत्री परिषद डिसीजन ले लेती है कि हमें इस देश में ये कार्य करना है, ये कार्य XYZ जो भी कार्य है वो करना है, तय कर लेती है मंत्री परिषद आपस में बैठ के, क्योंकि ये असली सरकार तो यही है, देश के लिए सारी नीतियाँ यही बना लेती है। अब राष्ट्रपति भाई एक प्रमुख व्यक्ति है पूरे देश का, एक सर्वोच्च व्यक्ति, तो इसे तो पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए प्रधानमंत्री इसे जानकारी देता है। ठीक है, इसे जानकारी देता है कि हमारी मंत्री परिषद ये निश्चय कर चुकी है, ये कार्य करने वाली है। तो इस तरह राष्ट्रपति को वो जानकारी देता है कई तरह की, और राष्ट्रपति भी जो भी जानकारी है तो राष्ट्रपति भी उसे देता है। वैसे एक मंत्री के विनिश्चय को परिषद के समक्ष, कई बार एक मंत्री होता है, एक पर्टिकुलर मंत्री, उसने कुछ विचार रखा होता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है या मैं ये करवाना चाहता हूँ सरकार से कोई पर्टिकुलर चीज़ें, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहता है कि आप इस मंत्री के विचारों को पूरे मंत्री परिषद के सामने रखिए। तो प्रधानमंत्री उस विचार को भी पूरे मंत्री परिषद के सामने रख सकता है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री है वो कई व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है राष्ट्रपति को। देखो सिंपल सी बात है, भारत का जो महानियंत्रक एवं महालेखाकार है, ठीक है, मतलब पूरा पैसे से संबंधित जो देख रेख करते हैं कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, भ्रष्टाचार वगैरह को भी देखते हैं। इसके साथ ही जो UPSC है उसका जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महानियंत्रक महालेखाकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति है वो कई दूसरे क्षेत्र संस्थाओं के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और भी कई सारे लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप इस व्यक्ति की नियुक्ति करो। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, प्रधानमंत्री की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है सलाह देने में, और प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति उन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। अब संसद के संबंध में भी प्रधानमंत्री के पास कई सारे कार्य या कई सारी शक्तियां हैं। जैसे कि संसद का सत्र बुलाना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, राष्ट्रपति से कह सकता है कि आप संसद के सत्र को बुलवाइए, प्रारंभ करवाइए, तो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलवाता है। इसके साथ ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रधानमंत्री के पास ये बहुत बड़ी पावर है कि वो पूरी लोकसभा को विघटित कर सकता है। विघटन का मतलब ये है कि लोकसभा में जितनी भी सीटें थी वो सब खत्म, लोकसभा में जितने भी सांसद थे उनकी सदस्यता खत्म। आप खुद सोचिए, बहुत बड़ी बात है, जितने भी सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हों चाहे वो नॉर्मल नेता हों, तो नॉर्मल सभी की सदस्यता एक तरह से खत्म, पूरी लोकसभा खत्म, अब दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार बनी होती है, ये समझ लो कि उसकी सरकार खत्म। वो बात अलग है कि विपक्ष अपना बहुमत पेश कर दे पूरी तरह तो विपक्ष की सरकार बन जाएगी, लेकिन इतना है कि लोकसभा को विघटित करने से जो रूलिंग पार्टी है उसकी सरकार बिगड़ जाती है काफ़ी हद तक। तो इस तरह लोकसभा को पूरी तरह ख़त्म करने की भी पावर रखता है कौन? प्रधानमंत्री, जिसके बाद दोबारा चुनाव हो सकते हैं। सरकार की नीतियों की घोषणा करना, और मुख्य रूप से दोस्तों जो सरकार का जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो जो सरकार की जो नीतियां हैं उसका जो प्रमुख फेस है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ही एक तरह से सारी नीतियों की घोषणा करता है, और जो भी नीतियां बनाई भी जा रही हैं सरकार के द्वारा, हर चीज़ का ब्लेम या हर चीज़ का जो प्रॉफिट है वो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जाता है कि हाँ इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये सारे कार्य हुए थे। प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियाँ और कुछ अन्य कार्य महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री होता है वो कई सारी संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
इससे पहले योजना आयोग था, उसका भी अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री ही था। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देना, राष्ट्र की जो विदेश नीति बनती है फॉरेन पॉलिसी, उसको एक मूर्त रूप, सॉरी दोस्तों, उसको एक मतलब एक पूरा का पूरा डिज़ाइन स्ट्रक्चर दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, जो केंद्र सरकार है उसका प्रमुख प्रवक्ता बोलने वाला जो व्यक्ति है, प्रमुख उसका पक्ष रखने वाला जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति, कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसका जो प्रमुख व्यक्ति है, कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसका जो प्रबंधन का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री ही है। सत्ताधारी दल, जो सत्ताधारी दल है, जिसके पास सरकार है, जिसकी सत्ता है, उस पार्टी का जो नेता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख का मतलब है कि कोई भी निर्णय करना है कि हमें कहाँ पर किस सीमा की सुरक्षा करनी है, कहाँ पर हमें आक्रमण करना है, युद्ध लड़ना है, नहीं लड़ना, तो इसका राजनीतिक प्रमुख एक प्रधानमंत्री ही होता है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब राष्ट्रपति के संबंध में कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री के संबंध में ही ये अनुच्छेद हैं। जैसे कि अनुच्छेद 74 आपको पता होना चाहिए, 74 जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है, इस अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है उसे इसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा, अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वो मंत्री परिषद से कह सकता है कि आप एक बार और विचार कर लो अपने फैसले पर, अपने निर्णय पर। लेकिन जब वो दोबारा फैसला देगी तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 75 में यही लिखा है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है और जो अन्य मंत्री हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78 में, अनुच्छेद 78 में, ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे ये पढ़ाया था राष्ट्रपति के संबंध में, तो यही कर्तव्य दिए गए हैं वहाँ पर कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के अंतर्गत कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों के बारे में बताए, सभी निर्णयों के बारे में, या जो भी मंत्रिपरिषद आगे करने वाली है उसके बारे में जानकारी दे। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी चीज़ों से अवगत करवाए। यहाँ तक हमने अपना पूरा चैप्टर, अपना पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। आपको जो भी पढ़ना था प्रधानमंत्री के बारे में, हमने वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।